Hi everyone, very good morning all of you. दोस्तों चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हम लोग कर रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में आप लोगों ने देखा कि नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है। तो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड को छोड़ के बाकी दो मेथड हमने कर लिए, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। तो उन दोनों मेथड में आपने देख लिया होगा कि प्रिकॉशंस के साथ, प्रिकॉशंस मींस कि नेशनल इनकम मेजरमेंट करते वक्त कोई भी मेथड आप लोग यूज कर रहे हो तो कौन सी चीजों को लेना है, कौन सी चीजों को नहीं लेना है और क्यों नहीं लेना है आपने पढ़ लिया। इसके बेस पे बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी आएंगे दोस्तों। तो नेशनल इनकम मेजरमेंट में हमने अब तक डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम नेशनल इनकम जब बात करते हैं तो नेशनल इनकम को हम तीन लेवल पे देखते हैं, प्रोडक्शन लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे और डिस्पोजिशन लेवल पे, एक्सपेंडिचर लेवल पे। तो हम जब इनकम मेथड की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जो अर्न किया इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम हमने करके नेशनल इनकम निकाला। जब हमने बात की वैल्यू एडेड मेथड की तो हमने प्रोडक्शन लेवल पे देखा कि वैल्यू एडेड मेथड में ये पढ़ा कि जब बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोडक्शन करती हैं तो उन सभी प्रोडक्शन यूनिट्स का वैल्यू एडेड निकाल के हमने सम किया और जीडीपी निकाला, उससे हम नेशनल इनकम पर पहुंच गए। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर फेज की। जब भी हाउस होल्ड्स के पास इनकम आती है, हाउस होल्ड्स ऑनर्स होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, जब भी उनके पास इनकम आती है तो वो उसको स्पेंड करते हैं। जब वो स्पेंड करते हैं तो उसे बोलते हैं हम डिस्पोजिशन, यानी कि एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड जो है, जो स्पेंड कर रहे हैं अपनी इनकम को, वही इनकम वापस से किसके पास जाती है, प्रोड्यूसर्स के पास जाती है। एक तरह से तो सर्कुलर फ्लो होता रहता है। तो एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर से भी हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक्सपेंडिचर ही इनकम बनता है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर्स को जोड़ के हम नेशनल इनकम निकालेंगे। अब कौन कौन से सेक्टर्स की हम बात करेंगे यहां पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं, तो टोटल 4 सेक्टर्स की मैं बात करूंगा। हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटर्नल सेक्टर। इन चारों सेक्टर्स के फाइनल एक्सपेंडिचर को जोड़ के मैं नेशनल इनकम निकालूंगा। डायरेक्ट नेशनल इनकम पे मैं नहीं आऊंगा, फाइनल एक्सपेंडिचर्स को जोड़ के मिलेगा हमें जीडीपीएमपी दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसा क्यों? देखो, जब भी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करेंगे तो मार्केट प्राइस पे करेंगे और मार्केट प्राइस पे ही एक्सपेंडिचर होगा और विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, ग्रॉस वैल्यू पे होगा। तो एक्सपेंडिचर जो होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है, हम नहीं मान के चल रहे हैं। हम सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स प्रोड्यूस हुई है ना, उस पे एक्सपेंडिचर देखेंगे, फॉरेन गुड्स पे नहीं। तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हुआ है उस पे जो स्पेंडिंग्स हो रही है वो भी तो गुड्स सर्विसेज की फाइनल वैल्यू है मार्केट प्राइस पे। तो उससे भी जीडीपी मिल सकता है, एक्सपेंडिचर से भी जीडीपी मिल सकता है, ये इसका लॉजिक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम निकालेंगे जीडीपीएमपी, उसके बाद उसको कन्वर्जन करके हम नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, और हम थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे हैं दोस्तों, अभी न्यूमेरिकल्स पे नहीं आए हम लोग। थ्योरेटिकल पार्ट में एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स आपको लिखने को आ सकते हैं, प्रिकॉशंस आ सकती हैं। तो उन स्टेप्स को सुनना ध्यान से, क्या करना है, उसके बाद हम आएंगे प्रिकॉशंस पे, देन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स। ओके, तो सबसे पहली बात, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है थोड़ा सा कि फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल करेक्ट है। किससे परचेज करते हैं गुड्स सर्विसेज? तो फर्म से परचेज करते हैं। कौन परचेज करते हैं? ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो इनकम आई है, उनके पास रेंट आया, वेजेस आया, प्रॉफिट आया, उसी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने डिस्पोज कर दिया, किस फॉर्म में? एक्सपेंडिचर की फॉर्म में, गुड्स सर्विस के ऊपर। और एक्सपेंडिचर किस पे किया? गुड्स पे किया। गुड्स कहां से ली? फर्म सेक्टर। तो हम बात करते हैं दिस मेथड measures national income as sum total of final expenditure on purchase of goods and services produced by the firm. फाइनल एक्सपेंडिचर दोस्तों, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं करूंगा मैं। अब इसमें स्टेप्स कैसे लिखेंगे आप?
जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स एक्सपेंडिचर करते हैं। तो मैंने आपको बोला हम 4 सेक्टर्स की बात करेंगे दोस्तों। आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पे मत जाना, वो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो प्रोडक्शन करने वाले सेक्टर्स हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर करने वाले सेक्टर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन सेक्टर को मैंने एक ही ले लिया, फॉर्म सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब आ गए फॉर्म सेक्टर। हाउस होल्ड मैंने अलग से लिया, गवर्नमेंट मैंने अलग से लिया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर मैंने अलग से लिया। तो मैं 4 सेक्टर्स की बात करूंगा, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉर्म सेक्टर यानी प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहला स्टेप होगा दोस्तों, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द यूनिट्स जो एक्सपेंडिचर करती हैं। तो हमने 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया और दिखा दिया। उसके बाद अब इन चारों सेक्टर का एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये चारों सेक्टर्स कौन कौन सी गुड्स पे खर्चा करते हैं वो आपको बता दें, और वो भी फाइनल। तो सबसे पहले बात होती है हाउस होल्ड सेक्टर की। सर हाउस होल्ड सेक्टर में कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स किस पे खर्चा करेंगे, ऑब्वियस कंज्यूमर गुड्स पे। तो हाउस होल्ड जब कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करेंगे, इधर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स या सेमी ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल कोई भी गुड्स हो, तो उसको बोलेंगे हम हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिनोटेड बाय सी। ओके, तो फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके नाम दिए हुए हैं। हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा कौन सा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी खर्चा करती है इस पे, कंट्री के वेलफेयर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट को दो तरह की गुड्स चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कैपिटल गुड्स चाहिए, मशीन वगैरह, और कंज्यूमर के वेलफेयर की बात करनी है, लोगों के वेलफेयर की बात करनी है, तो कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए। तो गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों पे खर्चा करती है, उसको हम नाम देते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना बच्चों इस मेथड में, न्यूमेरिकल्स के अंदर जब बताऊंगा मैं आपको तब भी बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है फर्म का। क्योंकि फर्म जो खर्चा करती है दोस्तों वो कैपिटल गुड्स पे भी करती है और इन्वेंटरी यानी स्टॉक रॉ मटेरियल्स पे भी करती है। तो मैं दोनों एक्सपेंडिचर यहां लिखूंगा। सबसे पहली बात, फर्म जब एक्सपेंडिचर करती है ना तो उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। फर्म जब भी एक्सपेंडिचर करेंगी, फर्म खर्चा करती है कैपिटल गुड्स पे, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक अगर पड़ा है, मेंटेन कर रही है फर्म्स, तो कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है। तो फर्म के एक्सपेंडिचर को नाम क्या दोगे, कॉमन नाम बताऊं तो हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। और जो मेन जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये आपका फर्म का एक्सपेंडिचर है। इसके अंदर दो एक्सपेंडिचर है दोस्तों। गवर्नमेंट के अलावा अगर हम बात करें फर्म्स की, तो फर्म्स भी फिक्स्ड एसेट्स पे भी खर्चा करती हैं और इन्वेंट्री पे भी खर्चा करती हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर दो एक्सपेंडिचर और आएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फिक्स्ड एसेट पे खर्चा, और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। ये बात करूंगा न्यूमेरिकल्स में डिटेल में, अभी सिर्फ बता रहा हूं आपको नॉलेज के लिए। तो नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर दो खर्चे हो आएंगे दोस्तों, इसकी बातें करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में। अभी सिर्फ स्टेप्स लिख रहे हैं तो इतना ही लिखेंगे, थ्योरी में इतना ही लिखेंगे। अब आते हैं नेट एक्सपोर्ट्स पे, इसको भी समझ लो। हम बात कर रहे हैं जीडीपी निकालने की। तो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकलता है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट माने इंपोर्ट का क्या लॉजिक है, सर एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि हमारी गुड्स अब्रॉड में जा रही हैं, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं वो अब्रॉड में बिकने के लिए जा रही हैं। क्या फर्क पड़ता है, प्रोड्यूस तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हुई है, तो उसको हम लेके चलते हैं। एक्सपोर्ट्स हम ऐड करेंगे सर, लेकिन इंपोर्ट्स को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब क्या, आप बाहर के गुड्स की डिमांड कर रहे हो, आप फॉरेन गुड्स पे खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा इसमें नहीं आएगा। तो हम उसको माइनस करते हैं, एक्सपोर्ट्स को प्लस करते हैं, इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं। तो सेपरेटली ना करके हमने क्या किया, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करके डोमेस्टिक डिमांड निकाल ली और उसको प्लस कर, नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं इसको। तो चारों खर्चों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट। अब तीसरा स्टेप क्या है,
दूसरे स्टेप में साफ साफ लिख दिया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, इन सबको प्लस करके मिलेगा दोस्तों आपको जीडीपीएम। न्यूमेरिकल्स में बहुत डिटेल में जाऊंगा मैं, अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, इस तरह ही लिखना होता है इसको। अब जीडीपीएमपी आ गया, हम तो पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम कैसे निकालें। तो जीडीपीएमपी से पहले आप डोमेस्टिक इनकम निकाल लो बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन और माइनस एनआईटी करके। जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, ग्रॉस से नेट पे गए आप और एमपी से आप एफसी पे गए तो एनआईटी माइनस किया, आपको मिल गया एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम। अब चौथा स्टेप होगा एनएफआई ऐड कर दो, डोमेस्टिक इनकम में आपको मिल जाएगा दोस्तों नेशनल इनकम, आपका स्टेप पूरा हो गया। तो एक्सपेंडिचर मेथड के 4 स्टेप हैं, बहुत प्यारे से सिंपल सी चीज है बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकल सकती है, क्योंकि मैं अगर खर्चा कर रहा हूं तो मार्केट प्राइस पे कर रहा हूं, और डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स प्रोड्यूस हुई है उसके खर्चे की मैं बात कर रहा हूं, जीडीपीएम पे मुझे मिल सकता है, जीडीपीएम पे मिल सकता है तो क्या दिक्कत है नेशनल इनकम निकालने में। तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम निकल सकती है बच्चों, इस तरह से। न्यूमेरिकल्स में आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते वक्त आपको कौन से आइटम्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है और कौन से आइटम्स को इंक्लूड करना है, विद रीजन बताऊंगा। सबसे पहला आपको पता ही है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि हम फाइनल गुड्स पे खर्चा लेके चलते हैं। हमने हर एक्सपेंडिचर में लिखा फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा भी ले लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए हम नहीं लेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स, एक होती है ट्रांसफर इनकम, इनकम मेथड में प्रिकॉशन पड़ी थी आपने कि ट्रांसफर इनकम नहीं लेंगे, बात तो वही है, ट्रांसफर इनकम हो या ट्रांसफर पेमेंट हो, है तो वन साइडेड, नॉट बी इंक्लूडेड। ओके, ओनली फैक्टर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल। तीसरी प्रिकॉशन है दोस्तों, परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये भी पढ़ रखा है हमने, purchase of second hand goods, value of second hand goods not included in national income, only commission received on sale purchase of second hand goods included in national, वो हम इनकम मेथड में लिखते थे। तो यहाँ पे प्रिकॉशन ये है, सेकंड हैंड गुड्स पे खर्चा अगर आप कर रहे हैं तो आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ फाइनल गुड्स पे खर्चा जो हो रहा है वो लेके चलेंगे। उसके बाद ये भी आप पढ़ चुके हैं, परचेज, देखो परचेज परचेज लिखा है बार, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड की बात हो रही है ना, परचेज लिखेंगे, खर्चा होता है जहां पे, तो कौन सा खर्चा नहीं लेंगे आप। अगर आप शेयर्स पे खर्चा कर रहे हैं, आप डिबेंचर्स पे खर्चा कर रहे हैं, आप बॉन्ड्स पे खर्चा कर रहे हैं, तो पेपर क्लेम्स है, इनमें टाइटल ट्रांसफर होता है, बस आज मेरा कल तेरा, तो इनको लेके हम नहीं चलते, गुड सर्विस को नहीं मानते हम इसमें। ठीक है, गुड सर्विस नहीं मानते, इसमें कोई गुड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड सर्विस नहीं हो रहा है, तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बट ब्रोकरेज कमीशन या कुछ इस पे आपको कमीशन मिल रही है तो वो इंक्लूडेड इन नेशनल, ये हम कर चुके हैं। लास्ट एंड फिफ्थ प्रिकॉशन इज एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, अगर गुड्स की बात हो रही है तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। याद है, अगर एक फार्मर ने गुड्स प्रोड्यूस की है तो उसकी मार्केट वैल्यू है, एस्टिमेट हो सकती है, तो नेशनल इनकम में आएगा। बट सेल्फ सर्विसेज की हम नेशनल इनकम में वैल्यू की बात नहीं करते, उसको हम मार्केट में बेचते नहीं, हाउस वाइफ सर्विसेज वगैरह उसकी बात नहीं करते, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, imputed वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, फ्री सर्विसेज फ्रॉम जर्नल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जिसकी मार्केट वैल्यू है, जिसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, उसको नेशनल इनकम में आप हमेशा लेके चलते हो। आप ध्यान रखना हर बार की प्रोडक्टिव एक्टिविटी दिख रही है तो आप जरूर लेंगे, गुड सर्विस का फ्लो बन रहा है जरूर लेंगे आप। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस है और एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स है, बहुत सिंपल बहुत ही आसान। तो हम लोगों ने इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इन सब के स्टेप्स और प्रिकॉशंस अच्छे से कर ली हैं। अब प्रिकॉशंस के बेस पे जो लास्ट में असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है उसके पॉइंट्स आप लोग कर पाएंगे कि नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा, मजा आएगा करने में। 80 पॉइंट्स हैं, तीनों मेथड को पहले याद करना, प्रिकॉशंस पढ़ना, फिर वो पॉइंट्स करना। पॉइंट्स करने में बहुत मजा आता है कि 80 पॉइंट्स हैं, हम हर बार हर पॉइंट में नया देखेंगे कि नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा। आंसर मत देखना, खुद से करके देखना, नॉलेज बढ़ेगी। ओके, उसके बाद अब आता है इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको बहुत अच्छे से करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, इसकी जगह अगर लिखा होता
जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, टॉपिक सेम होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, ये टॉपिक क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की। जब भी गुड्स सर्विस की वैल्यू को, मेरी बात समझना, जब भी गुड्स सर्विस की वैल्यू को करंट प्राइस पे, जो आज प्राइस चल रहा है, गुड्स भी आज प्रोड्यूस हुई है और जो प्राइस आज चल रहा है उसी प्राइस के हिसाब से अगर हम गुड्स की वैल्यू लगाएं तो वो होगा जीडीपी एट करंट प्राइस या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। लेकिन जो हमने गुड्स आज प्रोड्यूस की हैं उसकी वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रीवियस ईयर प्राइस, सम बेस ईयर प्राइस। व्हाट इज बेस ईयर? जिस ईयर में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फ्लक्चुएशंस इन प्राइस बहुत कम हुई हो उसको बोलते हैं बेस ईयर। प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत कम हुई हो, अगर हम उस ईयर के प्राइस के हिसाब से आज के गुड सर्विस की वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, दैट इज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नॉट करंट प्राइस। इतना ही फर्क है, बस प्राइस का फर्क है। गुड्स सर्विसेज जो प्रोड्यूस की आपने आज की है करंट ईयर में, अगर आप करंट ईयर के प्राइस से ही एस्टिमेट करते हो वैल्यू आज, वो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है। अगर आप आज के गुड सर्विस की वैल्यू को किसी बेस ईयर के प्राइस से एस्टिमेट करते हो तो वो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है। कांस्टेंट वर्ड लग गया ना, क्यों? क्योंकि बेस ईयर में प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत कम हुई होती है, इसलिए उसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। इतना फर्क है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, सबसे पहले बात कर रहे हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की। इट इज द मनी वैल्यू। नेशनल इनकम में तो मनी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि नेशनल इनकम एफसी पे मानते हैं हम, एनएनपीएफसी बोलते हैं नेशनल इनकम को दोस्तों। तो एनएनपीएफसी है तो ऑब्वियस ही बात है मनी वैल्यू लिखूंगा क्योंकि एफसी की बात होती है। एमपी लिखा होता तो मार्केट वैल्यू बोलता। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि नेशनल इनकम की बात हो रही है, नॉर्मल रेजिडेंट नॉट डोमेस्टिक, ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, मेजर्ड एट प्राइस ऑफ करंट ईयर। इस पे मैंने फोकस किया दोस्तों, करंट ईयर के प्राइस। आज जो गुड सर्विस प्रोड्यूस हुई है फाइनल, उनकी वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हो आप आज के ही प्राइस पे, दैट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। फॉर एग्जांपल, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ 2013-14 मान लो, और प्राइस भी 13-14 के एस्टिमेट किया आपने, उसके हिसाब से एस्टिमेट किया वैल्यू गुड सर्विसेज, तो उसे बोलेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस 2013-14 की। बट एक बात और सुन लो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को आप बोल सकते हो नॉमिनल नेशनल इनकम, इसको भूलना नहीं है दोस्तों। इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा क्यों, ये आपको बहुत तसल्ली से बताऊंगा इसी टॉपिक के अंदर, जरा सा वेट करो बस, वेरी इंपॉर्टेंट है, तसल्ली से बताऊंगा जब ये करा दूंगा उसके बाद। पहले ये करते हैं फिर बताता हूं कि कौन सा ट्रू पिक्चर शो करता है, कौन सा ट्रू पिक्चर शो नहीं करता। पहले सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, बात हो रही है एनएनपीएफसी की। ऑब्वियसली बात है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस, नॉट करंट ईयर प्राइस। जब गुड्स सर्विस की वैल्यू को एस्टिमेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस, नॉट करंट ईयर प्राइस, देखो ध्यान से, बेस ईयर प्राइस, उसे बोलेंगे हम कौन सी नेशनल इनकम? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। आज प्राइस कांस्टेंट नहीं है, हमने बेस ईयर ढूंढे हुए होते हैं, बेस ईयर सेट किए हुए होते हैं कि बेस ईयर हम ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं कि हाँ हमारा लास्ट बेस ईयर ये था जिस ईयर में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत कम हुआ, फ्लक्चुएशंस कम। ठीक है, तो बेस ईयर इज नॉर्मली अ ईयर व्हिच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन। आपको ध्यान रखना, प्रेजेंटली 2004-5 ये तो पुराना हो गया, 2004-5 के बाद तो 2011-12 बेस ईयर था, फिर 2013-14 बेस ईयर बना, फिर 2018 को बेस ईयर बनाया गया, और अब 2020 और 21 बेस ईयर है। तो बेस ईयर जो है वो नेक्स्ट अपडेटेड बेस ईयर रहते हैं। जैसे 2021 के लिए अगर आप, या 2022 के लिए आप नेशनल इनकम मेजर करेंगे तो 2021 को बेस ईयर लिया जाएगा। इस तरह से बेस ईयर चलते रहते हैं। तो उसके बाद इफ वी मेजर इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 13-14, अगर 13-14 के नेशनल इनकम की बात हो रही हो तो 4-5 के हिसाब से एस्टिमेट अगर की जा रही है तो 4 और 5 उसके लिए बेस ईयर, क्योंकि 4 और 5 में फ्लक्चुएशन बहुत कम हुई थी प्राइस। तो इट इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, या फिर इसको बोलते हैं आप रियल नेशनल।
बेटा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को बोल रहे थे नॉमिनल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को बोलते हो आप रियल नेशनल। तो इट शो द ट्रू पिक्चर, ये बताऊंगा क्यों, सब बताऊंगा क्यों। अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे नॉमिनल और रियल नेशनल इनकम का एग्जांपल होता है न्यूमेरिकल। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने लिखा यहां पर ईयर, उसके बाद लिखा क्वांटिटी यानी कि आउटपुट, जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, और उसके बाद लिखा दोस्तों प्राइस। जो आउटपुट है वो 2020 की है और प्राइस जो है वो भी 2020 का है। आप समझ गए होंगे मैं क्या निकालना चाह रहा हूं। मैं नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने क्वांटिटी 2020 की लिया और प्राइस भी 2020 के लिए। उसे उससे क्या निकल के आएगा दोस्तों, उससे निकल के आएगा नॉमिनल नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ये आपको ध्यान रखना। चलिए 2020 2020 आउटपुट प्रोड्यूस हुई 2020 में। चलो एक काम करते हैं, हम 2020 भी लेते हैं और 2021 भी लेते हैं, कंपेयर करते हैं। उसके बाद एक आपका 2020 हो गया दोस्तों, एक 2021 हो गया। चलो 2 ईयर लेके चलते हैं। आउटपुट प्रोड्यूस हुई मान लीजिए 2020 में 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, और 2020 में जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था मान लो बेटा 10 रुपए पर यूनिट, 10 रुपीज पर यूनिट। तो आपकी नॉमिनल नेशनल इनकम कैसे आ गई, हमने पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर लिया। करंट ईयर का प्राइस है, पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास टोटल आ गया बेटा 10,000 इंटू 10 आपका 1 लाख। ये 1 लाख जो आया है ये आपकी नॉमिनल नेशनल इनकम आ गई दोस्तों। अब 2021 में क्या हुआ, 2021 में फिर से हमने प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट्स का ही मान लीजिए, और 2021 में क्या हुआ, प्राइस बढ़ गए, वो हो गए 12 रुपए पर यूनिट, 12 रुपीज पर यूनिट। आपके नेशनल इनकम आई पी इंटू क्यू करके 1,20,000, 12 गुणा 10,000 आपके 1,20,000। तो आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि आपकी नेशनल इनकम जो है ना वो 20,000 से बढ़ गई है, 20,000 से बढ़ गई है, ग्रोथ हुई कंट्री। अगर मैं बोलूं कि जो एग्जाम्पल है इसमें जो नेशनल इनकम बढ़ी है, आपसे क्वेश्चन पूछूं तो नेशनल इनकम किस वजह से बढ़ी है दोस्तों, आप बोलोगे सर आउटपुट तो उतनी की उतनी है 10,000 यूनिट्स, लेकिन जो प्राइस है वो बढ़ गए थे, 10 से 12 हो गए थे, इसलिए नेशनल इनकम बढ़ गई। आप मुझे बता दो सर कि नेशनल इनकम बढ़ गई लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। यहां मैं चाहता तो आउटपुट भी थोड़ी सी बढ़ा सकता था, बट मैं अच्छे से समझाना चाहता हूं, मैंने सिर्फ प्राइस को इंक्रीज किया, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। इस एग्जाम्पल में जो नेशनल इनकम बढ़ी है वो प्राइस के बढ़ने की वजह से बढ़ी है। मैं अभी कुछ समझाऊंगा नहीं इसमें, एग्जाम्पल में एक और लेता हूं, उसको देखना फिर कंपेयर करेंगे। सर फिर से लिखता हूं मैं एक बार ईयर, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद प्राइस, और ईयर लिख रहा हूं 2020 और 2021, और मैं मान के चल रहा हूं कि जो मेरा बेस ईयर है वो 2015 है, 2020 और 21 के लिए मैंने मान लिया 2015 इज बेस ईयर फॉर 2020 एंड 21, तो मैं इसके प्राइस लेके चलूंगा। और बेस ईयर में जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था बेटा 10 रुपीज पर यूनिट। 2015 में जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 10 रुपए पर यूनिट, मान लो अजम्पशन बेस्ड टेबल है, मान सकते हैं। अब मान लीजिए 2020 में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई, और प्राइस किसका लेंगे बेटा, प्राइस आज का तो लेंगे नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की। जब नेशनल इनकम को किसी बेस ईयर के प्राइस पे एस्टिमेट किया, और बेस ईयर मैंने मान लिया 2015, और 15 के प्राइस मेरे को दिए 10 रुपए, तो प्राइस ऑब्वियस 10 रुपीज लेके चलूंगा, क्योंकि ये प्राइस 2015 का है बेटा, बेस ईयर का है। अब मान लो 2021 में फिर से प्रोडक्शन किया, लेकिन प्रोडक्शन जो 12,000 यूनिट्स का किया,
लेकिन प्राइस तो कौन सा था? बेस ईयर वाला, 10 रुपीज पर यूनिट। तो आपकी जो नेशनल इनकम आई, आपकी जो नेशनल इनकम आई कांस्टेंट प्राइस पे यानी बेस ईयर के प्राइस पे, वो आपकी आई बेटा 1 लाख, और यहां आई 1,20,000। इस नेशनल इनकम में भी आपने 20,000 का ग्रोथ देखा, देखा कि नहीं? 20,000 से नेशनल इनकम बढ़ गई। 2020 में 1 लाख थी, 2021 में 1,20,000 होगी दोस्तों। तो आप मुझे बताओ, एक एग्जांपल था ऊपर वाला जिसमें मैंने प्राइस इंक्रीज किए थे, एक एग्जांपल है सेकंड वाला जिसमें मैंने आउटपुट को इंक्रीज किया है। आप मुझे बता दो कि कंट्री की रियल ग्रोथ कौन सी है? यहां पे जो ग्रोथ हुई है ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट हुई है, और जो वहां ग्रोथ हुई है वो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस हुई है दोस्तों। 10 से 12 हो गए थे प्राइस, और यहाँ पे प्राइस 10 ही थे कांस्टेंट, लेकिन आउटपुट बढ़ गई थी। तो रियल जीडीपी, सॉरी रियल नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, क्या बोलते हैं इसको? रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम का लॉजिक क्या है? क्यों रियल नेशनल इनकम निकाली जाती है? बेटा जब प्राइस को कांस्टेंट ले लोगे तो ऑब्वियस ही बात है, जो जो भी इफेक्ट होगा वो आउटपुट का ही दिखेगा। आप P इंटू क्यू करके आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो, और मैंने बोल दिया हर बार प्राइस तो कांस्टेंट ही है क्योंकि बेस ईयर के प्राइस पे लेके चल रहे हो। तो जो भी आपको नेशनल इनकम में इफेक्ट दिखेगा वो किसका दिखेगा? ऑब्वियस क्वांटिटी का। प्राइस तो हर बार आपका 10 10 10 10 है, क्वांटिटी आपकी 10,000 20,000 30,000 40,000 हो जा रही है। तो आपको जो इफेक्ट दिखेगा P इंटू क्यू यानी वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम को जो इफेक्ट दिखेगा वो सिर्फ आउटपुट का ही दिखेगा क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। तो अगर आपको दोस्तों, मेरी बात को गहराई से समझना, अगर आपको अपनी कंट्री की ग्रोथ देखनी है तो आप प्राइस से देखेंगे या आउटपुट से देखेंगे? सर आउटपुट से देखेंगे, कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया हमने पहले और आज। तो अगर आपको रियल आउटपुट का चेंज देखना है ना, तो आपको प्राइस कांस्टेंट लेने पड़ते हैं। ऐसा ईयर जिसमें प्राइस सेम थे, फ्लक्चुएशंस बहुत कम हुई, इसलिए हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को बोलते हैं कि इट शोज द ट्रू पिक्चर। मेरी बात समझ में आई? बट नॉमिनल नेशनल इनकम डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर क्योंकि वहां पे प्राइस का इफेक्ट भी है और आउटपुट का भी थोड़ा बहुत होगा, हम सेपरेट कैसे करेंगे। बट मैंने सिर्फ यहाँ पे प्राइस का इफेक्ट दिखाया था कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए दोस्तों। मेरा एग्जांपल डिफरेंट है थोड़ा सा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मैंने बोला समझाऊंगा कि इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ नॉट ग्रोथ। व्हाई? as increase in national income may be due to rise in price level without any change in output। आउटपुट चेंज ना हो तब भी नेशनल इनकम बढ़ सकते हैं क्योंकि प्राइस का इफेक्ट वहां दिखता है। सो अगर हमें एलिमिनेट करना है, प्राइस का इफेक्ट हटाना है, तो हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस निकालते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों? इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि यहां पे एनी इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम जो भी होगा वो ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट होगा बिकॉज प्राइस तो कांस्टेंट ले लिया आपने। इसलिए बोलते हैं कि रियल नेशनल इनकम इज द बेस्ट मेजर फॉर जीडीपी ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है तो आपको रियल दिखना चाहिए, नॉट नॉट। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। इसके बाद अगर आपको नॉमिनल नेशनल इनकम को कन्वर्ट करना है रियल नेशनल इनकम में, या रियल नेशनल इनकम को कन्वर्ट करना है नॉमिनल नेशनल इनकम, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, दैट इज प्राइस इंडेक्स। ये प्राइस इंडेक्स स्टैट्स में आपने पढ़े होंगे कभी। प्राइस इंडेक्स को यहां पे हम बोल रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है उसकी मदद से, जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से आप लोग नेशनल इनकम को आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉमिनल को रियल में, रियल को नॉमिनल। तो सबसे पहले ये जान लो व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, क्योंकि रियल नॉमिनल तो आपको पता चल गया। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है दोस्तों? जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, सुनना ध्यान से। जीडीपी डिफ्लेटर measures the average level of prices of all the goods and services that makes up GDP। एवरेज लेवल ऑफ प्राइस, तो उसकी मदद से आप नॉमिनल को रियल में, रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है?
नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, ये इंडेक्स निकल के आ जाएगा। और इसका यूज ना करके हम क्या कर रहे हैं, पहले अगर हम इसी फॉर्मूले से देखो बच्चों, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, विच मेजर द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, उसका यूज एक ये टूल है। जीडीपी डिफ्लेटर एक टूल है जिससे आप नॉमिनल जीडीपी को रियल में और रियल को नॉमिनल में, या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल नेशनल इनकम में, रियल नेशनल इनकम को नॉमिनल नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। इसकी जगह पे दोस्तों आप लिख सकते हो नॉमिनल नेशनल इनकम भी। प्रोसेस सेम है, टॉपिक सेम है, बस नेशनल इनकम और जीडीपी का फर्क है। टॉपिक बिल्कुल सेम है। अगर आपके पेपर में आता है व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, तो क्या लिखोगे, बस मनी वैल्यू वर्ड लिखा था ना नेशनल इनकम में, मनी वैल्यू, वो ना लिख के आप क्या लिखोगे, जीडीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एमपी पे लेके चलते हैं, कुछ नहीं लिखा होता तो अगर आपको आ जाए नॉमिनल जीडीपी, नेशनल इनकम की जगह लिखा आ जाए नॉमिनल, सॉरी खाली जीडीपी लिखा आ जाए, जीडीपी एट करंट प्राइस, बताओ क्या। तो व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉमिनल रेट नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि जीडीपी की बात हो रही है, डी है, डोमेस्टिक है, इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइस नॉन एज नॉमिनल जीडीपी। तो इस तरह से आप नेशनल इनकम को रिप्लेस करके जीडीपी वर्ड भी डाल सकते हो। टॉपिक सेम है, कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर, इसलिए हम डिफ्लेटर के अंदर भी लिख सकते हैं यहां पे नॉमिनल नेशनल इनकम या फिर रियल नेशनल इनकम भी आप यूज कर सकते हो दोस्तों। तो अगर आपको मान लो निकालना हो नॉमिनल जीडीपी, आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, आप जीडीपी डिफ्लेटर को मल्टीप्लाई करेंगे रियल जीडीपी से, करेक्ट है, और डिवाइड में कर देंगे 100, ये आपको फॉर्मूला बन गया। इससे ही फॉर्मूला बनाया मैंने। अगर आपको निकालना है रियल जीडीपी, तो आप कैसे करेंगे, रियल जीडीपी निकालना है आपको, तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी, फॉर्मूले से फॉर्मूला बनेगा डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूले की मदद से आप छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स जो इस पे बनेंगे वो सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप नोट्स में देख लो दोस्तों कि जीडीपी डिफ्लेटर का यूज क्या है। अगर आपको निकालनी है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब कि रियल नेशनल इनकम, तो फॉर्मूला क्या बना, नॉमिनल नेशनल इनकम डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, इनटू 100। यही फॉर्मूला हमने बनाया, नॉमिनल नेशनल इनकम डिवाइड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। तो फॉर्मूले से फॉर्मूला बन सकता है दोस्तों। ये आपका था कन्वर्जन, कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में, या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को कैसे कन्वर्ट करते हैं करंट प्राइस में। ये आपका नॉमिनल और रियल जीडीपी टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अगर आपसे पूछते हैं ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि विच इज बेटर, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि रियल जीडीपी इज बेटर, क्योंकि वो ट्रू पिक्चर ऑफ ग्रोथ शो करता है। क्यों शो करता है, क्योंकि रियल जीडीपी के अंदर प्राइस का इफेक्ट नहीं है, रियल जीडीपी के अंदर सिर्फ आउटपुट का इफेक्ट है, और आउटपुट बेस्ट ग्रोथ शो करती है। तो क्या लिखा है यहां पढ़ते हैं, रियल जीडीपी हेल्प्स in determining the effect of increase in production of goods and services as it is affected by output only, not by the price. बट जो नॉमिनल जीडीपी होता है या नॉमिनल नेशनल इनकम होती है, बात तो एक ही है वहां पे, इंक्रीज इवन विदाउट एनी इंक्रीज इन आउटपुट, वहां पे प्राइस का इफेक्ट भी होता है ना। इसलिए बेस्ट कौन सा हुआ, रियल बेस्ट, क्योंकि वहां पे सिर्फ आउटपुट का इफेक्ट आप देख पा रहे हो, आउटपुट ही कंट्री को चाहिए। उसके बाद अगर आपको मान लो बच्चों अपनी ही कंट्री में ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना है, पिछले साल क्या था, उससे पिछले साल क्या था, आज क्या है, तो भी आप आउटपुट का इफेक्ट देखना चाहते हो,
आप प्राइस का इफेक्ट देखना नहीं चाहते, वो तो इन्फ्लेशन अलग चीज हो गई। आपको ग्रोथ देखनी है तो आप आउटपुट का इफेक्ट देखेंगे। तो आपको अगर पीरियोडिकल कंपैरिजंस करने हैं, ईयर टू ईयर कंपैरिजन करना है, टाइम वाइज कंपैरिजन करना है, तो भी आप रियल जीडीपी को ही देखते हो, इसलिए वो बेटर है। तो रियल जीडीपी इज बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन ऑफ फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर डिफरेंट ईयर्स। अगर आपको दूसरी कंट्री का और अपनी कंट्री का जीडीपी कंपेयर करना है, दूसरी कंट्री की नेशनल इनकम और अपनी कंट्री की नेशनल कंपेयर करनी है, तो आप रियल वाली ही कंपेयर करोगे कि वहीं पर ही आउटपुट का इफेक्ट है। यार प्राइस मान लो कि मेरी कंट्री में प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मेरी नेशनल इनकम तेजी से बढ़ी हुई दिखेगी, तो वो कोई रियल मेजरमेंट नहीं हुआ। इसलिए हम आउटपुट से कंपेयर करते हैं, ना कि प्राइस, चाहे वो कंट्री टू कंट्री हो, चाहे वो ईयर टू ईयर अपनी कंट्री का ही क्यों ना। तो रियल जीडीपी facilitates international comparisons of economic performance of different countries. Therefore, real GDP is better than nominal GDP as it truly reflects the growth of an economy. Very, very simple. तो what is GDP deflator? हमने पढ़ लिया। नॉमिनल जीडीपी जो है वो अफेक्ट होता है चेंज इन प्राइस से भी, आउटपुट से भी, और जो रियल होता है सिर्फ आउटपुट से चेंज होता है। दोनों ही के अंदर अगर मैं बोलूं कि आपको एलिमिनेट करना है प्राइस का इफेक्ट, तो उसके लिए हमारे पास है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हैं कि कन्वर्ट करो रियल जीडीपी को नॉमिनल में, नॉमिनल को रियल में, या डिफ्लेटर निकालो। इस पे मैंने क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, आपको दिखा देता हूं। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन दिए हैं कुछ, ये देखो, यहां आपके असाइनमेंट नंबर 1 में ही इसके क्वेश्चन है कि आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी निकालना है, फिर कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहां पे आपको परसेंटेज चेंज निकालना है रियल नॉमिनल में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको सारे बता दिए। कितने फॉर्मूलाज? 3 फॉर्मूलाज। इन तीनों फॉर्मूलाज की मदद से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। कोई भी डाउट होगा मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दोस्तों जीडीपी एंड वेलफेयर। उसकी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे। हम हमेशा ये बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हमेशा हम ये बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर बढ़ेगा। वेलफेयर क्या होता है? इकोनॉमिक वेलबींग। वेलफेयर मतलब कि आपका जो एरिया है, आपके पास जो फैसिलिटीज हैं, चीजें हैं कंट्री के अंदर, वो सब जो है बढ़ती रहे, आपको सहूलियत हो, वो वेलफेयर है। तो इकोनॉमिक वेलबींग डेवलप होना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होना चाहिए। ठीक है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सब डेवलप होनी चाहिए। और वो तब डेवलप होती है आपकी जब इनकम बढ़ती है, जब कंट्री का जीडीपी बढ़ता है। ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए बोलते हैं हम जीडीपी इंक्रीज तो वेलफेयर आल्सो इंक्रीज, इकोनॉमिक वेलफेयर आल्सो इंक्रीज। बट कभी कभी क्या होता है, जीडीपी के बढ़ने के बाद भी वेलफेयर बढ़ नहीं पाता, या तो कम हो जाता है या बढ़ता ही नहीं। ऐसे कुछ केसेस आपको समझाने हैं जहां जीडीपी बढ़ रहा हो बट वेलफेयर में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलफेयर उल्टा डाउन जा रहा है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां जीडीपी के साथ साथ वेलफेयर नहीं बढ़ता है? तो ये आपका टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। जीडीपी इज ऑफन कंसीडर्ड ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ऑब्वियस है, वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल। इट डिपेंड अपॉन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी। जितनी आपकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, उतना आपका लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एमिनिटीज आपके पास सब ज्यादा होंगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, वेलफेयर आपका अच्छा होगा। सो हायर जीडीपी जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर ऑफ पीपल, बट इन जनरलाइजेशन इट मे नॉट बी करेक्ट ड्यू टू फॉलोइंग लिमिटेशन और रीजंस। कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे पास हैं जो ये शो करते हैं जीडीपी बढ़ ही क्यों ना रहो फिर भी वेलफेयर कभी कभी नहीं बढ़ता। वो कुछ पॉइंट्स आप पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सादे से पॉइंट हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर है नहीं। अब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए बेटा कि आपकी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज हो गया। जब कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है तो उसके बाद क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम बोलते हैं कि जनरेशन ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो को याद करो, सबसे पहले होता है जनरेशन ऑफ इनकम, क्रिएशन ऑफ इनकम। उसके बाद इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दोस्तों। क्रिएशन चलो हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्रिएशन किया हमने, बहुत ज्यादा जीडीपी इंक्रीज हुआ पिछले बार से, अच्छा जीडीपी हमने क्रिएट कर लिया। अब जो लेवल 2 है, जो सेकंड फेज है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो कैसा होना चाहिए?
जनरली डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल, सबको बराबर शेयर मिले इकोनॉमी के अंदर अपने हिसाब से, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। लेकिन क्या हुआ, जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो अनइक्वल हो गया। रिच के पास ज्यादा इनकम, पुअर के पास कम इनकम। तो रिच और रिच हो गया, पुअर और पुअर हो गया। अब जो पुअर पुअर और हो गया, अब क्या बोलेंगे वेलफेयर कंट्री का बढ़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अनइक्वल हो तो वेलफेयर उस कंट्री का नहीं बढ़ सकता। कुछ सेक्शन ही होगा जो अमीर होगा, बहुत अमीर होगा वो भी, और बाकी सब तो गरीब हो जाएंगे। वेलफेयर में नॉट इंक्रीज। और डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल, नॉट अनइक्वल। जीडीपी बढ़ गया, क्या फर्क पड़ा अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत हो गया? मीनिंगलेस है वो। समझ में आया बेटा आपको? इट इज पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी inequalities in the distribution of income may also increase। अगर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो, गैप बिटवीन रिच पुअर बहुत ज्यादा हो जाए, रिच बहुत रिच हो जाए, पुअर बहुत पुअर हो जाए, तो GDP does not take into account changes in inequalities in distribution of income, so welfare of people may not rises as much as rising। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। दूसरा पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और हम पढ़ भी चुके हैं। आपने नॉमिनल जीडीपी में क्या देखा कि जीडीपी वहां भी बढ़ रहा था, जीडीपी यहां भी बढ़ रहा था, या नेशनल इनकम बोल लो, यहां भी बढ़ रही थी और यहां भी बढ़ रही थी। अब बताओ कंट्री के वेलफेयर के लिए कौन सी अच्छी है? अब बस बोलेंगे ये वाली अच्छी है, ये अच्छी नहीं है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल नेशनल इनकम में जीडीपी जो बढ़ रहा था वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस बढ़ रहा था। यहां क्या लिखा है? इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट, इट विल नॉट बी अ रिलायबल इंडेक्स फॉर वेलफेयर। सिंपल। तो आपका जीडीपी बढ़ रहा है, मान लिया बढ़ रहा है, बट ड्यू टू प्राइस बढ़ रहा है, इट इज मीनिंगलेस, वो वेलफेयर के लिए नहीं है, वो तो इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है, उससे गरीब और गरीब हो जाएगा। अच्छा पॉइंट है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारी कंट्री में देखो बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, मॉनेटरी भी होते हैं, नॉन मॉनेटरी भी होते हैं, लेकिन नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को जीडीपी के अंदर काउंट नहीं किया जाता, लेकिन सर्विस वहां जनरेट होती है। सर क्या बोल रहे हो, व्हाट इज नॉन मॉनेटरी? बेटा मॉनेटरी मतलब पैसों वाले ट्रांजेक्शन्स, नॉन मॉनेटरी मतलब बिना पैसों की ट्रांजेक्शन हो गए। ऐसे कैसे हो गया? मैं अपने ही घर में अपनी फैमिली में किसी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फीस नहीं दे रहा, नॉन मॉनेटरी। या कोई लॉयर है अपनी फैमिली के अंदर किसी का केस लड़ रहा है, फीस नहीं दे रहा, दिस इज नॉन मॉनेटरी। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स कंट्री में बहुत सारी हैं जिससे बेनिफिट तो होता है पर पैसे जनरेट नहीं होते। उसका क्या करें? वो काउंट तो नहीं हो रही। अगर वो काउंट नहीं हो रही तो वेलफेयर कैसे बढ़े? समझना, many activities in an economy are not evaluated in monetary terms। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म में इवेल्युएट करते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन जो मार्केट में आती ही नहीं है, जिनकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, हाउस वाइफ के सर्विसेज, किचन गार्डनिंग है, लेजर टाइम, हम खाली बैठे होते हैं, लेजर मतलब खाली बैठना, आराम, लेजर टाइम खाली बैठे होते हैं, हम सोचते हैं यार कोई घर का काम ही कर ले, तो एसी खराब है सर्विस कर लेते हैं उसकी। कोई भी चीज हम ठीक करने बैठ जाते हैं, ठीक हो भी जाती है कभी कभी, हमें बुलाना नहीं पड़ता किसी को भी। कई बार हम बाहर के लोगों को नहीं बुलाते, खुद ठीक कर लेते हैं चीजों को, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हो। तो वहां पे आपने एक्टिविटी की, बट वो एक्टिविटी मार्केट से होती तो मॉनेटरी होती, खुद कर ली नॉन मॉनेटरी है। वहां आपकी चीज तो ठीक हो गई पर पैसे जनरेट नहीं हुए, इससे वेलफेयर डाउन होता है। उसको पैसे मिल सकते थे पर नहीं मिले क्योंकि आपने खुद ही ठीक कर लिया। सोचो, अगर सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी पूरी इकोनॉमी के, अपना काम सारे खुद करेंगे, तो कहां से इकोनॉमी का वेलफेयर बढ़ेगा? सब लोग तो अपना काम खुद कर रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे? तो नॉन मॉनेटरी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। कौन बताएगा मैंने ठीक किया इसके पैसे लगाओ नेशनल, ऐसा कैसे हो सकता है? हाउएवर सच एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर। बहुत ही आसान था, समझने वाला पॉइंट था, समझ में आपको आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एक्सटर्नैलिटीज, इस पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नैलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले समझो बेटा कि एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या होता है। दोस्तों कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं ना तो उसके इफेक्ट आते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका इफेक्ट आपको पॉजिटिव पड़ रहा है क्योंकि आपका कुछ नॉलेज बढ़ रहा है। बट कई बार क्या होता है, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऐसी होती हैं
देखो मैं अपनी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, अभी यहां पर एसी नहीं चल रहा है। जब एसी चलेगा तो मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं 4 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, और एसी चल रहा है उसमें रिकॉर्ड कर रहा हूं। फायदा ये हो रहा है कि आपको बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज मिल रही है, आपका वेलबींग बढ़ेगा। नुकसान ये है जो एसी से गैसेस निकल रही है एनवायरमेंट के अंदर, वो पॉल्यूट हो रही है। बारीकी से देखो तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। दो इफेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव आपको मिल रहा है, आपका वेलफेयर बढ़ रहा है। नेगेटिव ये कि वो एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है एसी की गैसेस से। इस तरह से जब भी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, जब भी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, तो वहां प्रोडक्शन तो हो रहा होता है, जीडीपी बढ़ेगा उससे, क्योंकि इनकम जनरेट करेगी वो फैक्ट्री। इन फैक्ट्री में जो स्मोक निकल रहा है, जो पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है, जो वेस्टेज निकल रहा है, रिवर्स में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उससे नाम पॉल्यूट हो रहा है, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है उसमें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बहुत ज्यादा है, तो उससे वेलफेयर नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों, वो नेगेटिव इफेक्ट करेगा वेलफेयर को। तो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एक्सटर्नैलिटीज हो तो कैसी हो, पॉजिटिव, तब वेलफेयर बढ़ेगा। समझना, एक्सटर्नैलिटीज रेफर्स टू या तो बेनिफिट्स या हार्म। इसका मतलब क्या होता है, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कॉज्ड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल, और फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। पेनलाइज नहीं कर रहे उसको। अगर पॉल्यूशन हो रहा है, देखो एसी से गैस निकल रही है, इसे पेनलाइज कौन करे, नहीं कर सकता। पेनलाइज करेंगे तो पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास, उस पैसे से गवर्नमेंट खर्चा करेगी, वेलफेयर को ठीक करेगी, तो हम बोलेंगे वेलफेयर बढ़ रहा है। बट अगर पेनल्टी नहीं लगा रहे, पैसे नहीं आते, तो एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन बेनिफिट टू अदर्स उसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, और जिससे हार्म होता है उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। समझ में आपको आ गया होगा। एग्जांपल दे रहा है किसका, नेगेटिव का। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन caused by industrial plants, such pollution reduce the welfare through negative effect on health. What is positive externality? Use of public park by people for pleasure, or which no payment are made by public. It increase welfare through positive effect on health. Okay. Such external effects do not form part of market transactions. GDP does not take into account externalities, positive और negative. इसका भी वेलफेयर पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो इनको इंक्लूड करना चाहिए। एग्जाम्पल एक और देता हूँ। एक फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही है, उससे पॉल्यूशन भी कर रही है, वाटर जो है वो वेस्टेज जो आती है गंदे पानी की आती है, लेकिन उस फैक्ट्री ने उसके लिए कंपोस्ट कुछ ऐसा प्लांट बना दिया, वाटर मैनेजमेंट प्लांट, कि पानी वो मैनेजमेंट में कहीं स्टोर हो रहा है, रिवर में नहीं जा रहा, तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। कैसा करना चाहिए, तो ये चीजें आपको क्या सिखाती हैं, सारे पॉइंट जो हमने करे क्या सिखाते हैं, कि हमेशा हमने इस पॉइंट में क्या देखा कि जीडीपी बढ़ रहा है हर जगह, लेकिन उससे वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। ये एक्सेप्शनल केसेस है। जनरली तो देखा जाता है कि जीडीपी बढ़ेगा वेलफेयर भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे जीडीपी बढ़ने से भी वेलफेयर नहीं बढ़ पाता, दोस्त उन्हें बोलते हैं लिमिटेशन या एक्सेप्शंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, आपकी कंट्री का जीडीपी या जीएनपी कैसा हो, ग्रीन हो, कैसा हो, ग्रीन। ग्रीन जीएनपी बताने से पहले एक पॉइंट और हमारे पास रह गया, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है। एक बात समझना, अब तक हमने पढ़ा कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, अगर पर हेड इनकम बढ़ेगी, तो हम बोलेंगे दोस्तों कि वेलफेयर भी बढ़ेगा। आई बात समझ, वेलफेयर भी बढ़ेगा, करेक्ट है। अगर मैं ये बोलूं कि हाउ टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, तो आप क्या बोलोगे, सर पर कैपिटा इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला दैट इज नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, यही बोलोगे आप। अब सोचो, या जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन आप बोल दोगे, ये भी समझ में आता है मुझे। अब सोचो, जीडीपी के बढ़ने का रेट पॉपुलेशन के बढ़ने के रेट से अगर कम हो, तो जो आपका डिनोमिनेटर है पॉपुलेशन, न्यूमरेटर है वो जीडीपी है, जीडीपी के बढ़ने का रेट बहुत कम हो, पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट ज्यादा हो, तो जीडीपी कितना मर्जी बढ़ रहा हो, आपकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़े जा रही है, उससे वेलफेयर कहां से बढ़ेगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। अगर मैं उल्टा बोलूं इसका, तो
कि पॉपुलेशन बहुत कम रेट से बढ़ रही है, जीडीपी फास्टर रेट से बढ़ रहा है। आप बोलोगे पर कैपिटा बढ़ेगी सर और वेलफेयर बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है वेलफेयर हमेशा बढ़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वेलफेयर हमेशा ही बढ़ेगा। अगर जीडीपी बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ जाए, वो भी ज्यादा रेट से, तो वेलफेयर डाउन भी हो सकता है दोस्तों। तो आपका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कम होना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ फास्ट होना चाहिए, तब वेलफेयर बढ़ता है। GDP does not consider the change in the population of a country. If rate of population is higher than rate of GDP, then it will decrease the per capita income, which adversely affect the economic welfare. समझ में आया दोस्तों? ये सब थे लिमिटेशंस। अब मैंने बोला आपकी कंट्री का जीडीपी कैसा हो या जीएनपी कैसा हो, हम बोलेंगे सर ग्रीन हो। व्हाट इज ग्रीन जीएनपी? ग्रीन है तो हमने ग्रीन से ही लिख दिया इसको। ग्रीन जीएनपी मेजर्स नेशनल इनकम और आउटपुट adjusted for the depletion of natural resources and degradation of environment। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको थोड़ी देर पहले कि एक फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, जीडीपी बढ़ा रही है, लेकिन साथ साथ पॉल्यूशन भी कर रही है। अगर मैं उस पर पेनल्टी लगा दूं तो उसकी जो नेट इनकम है उसमें से पेनल्टी को घटा दूं, तो उसके बाद जो इसकी इनकम बचेगी वो उसकी ग्रीन इनकम है। मेरी बात समझना, ऐसे पूरी कंट्री को सोचो, पूरी कंट्री का जो भी जीडीपी आया है, जीएनपी आया है, नेशनल इनकम आई है, एनीथिंग, उसके बाद ये सोचो कि जितना पॉल्यूशन किया है फैक्ट्रीज ने, इंडस्ट्रीज ने, प्लांट्स ने, उस सबको ठीक करने में जो पैसा लगेगा, जो पॉल्यूशन हुआ है उसको रिड्यूस करने में जो पैसा लगेगा, उसे कंट्रोल करने में जो पैसा लगेगा, वो तो खर्चा है ना। तो अगर मैं बोलूं कि आपकी पूरी कंट्री का जीएनपी या जीडीपी जो पहले था, उसमें से आपने पॉल्यूशन कंट्रोल करने में, पॉल्यूशन रिड्यूस करने में जो खर्चा लगा दिया, उसको माइनस करो, उसके बाद जो जीएनपी जीडीपी बचेगा ना, वो होगा ग्रीन, वो कम होगा। तो जितना ज्यादा आपकी कंट्री में पॉल्यूशन होगा, जितना ज्यादा आपके कंट्री के अंदर एनवायरमेंट एक्टिविटीज पॉल्यूशन वाली बढ़ेंगी, उतना आपका जीडीपी जीएनपी कम बचेगा, जो असली ग्रीन जीएनपी। पर ग्रीन जीएनपी को देखता नहीं है, हम देखते हैं इनकम बहुत ज्यादा जनरेट हुई है, पॉल्यूशन को देखते ही नहीं है, कंट्रोल करने में पैसे कितने लग रहे हैं। उसके बाद जीएनपी निकालो तब पता लगेगा कितना कम जीएनपी बचता है, जो कंट्री बहुत पॉल्यूशन करती है। इसलिए बोलते हैं पॉल्यूशन ना करो यार, जो आप कमा रहे हो उसमें से कितना सारा तो आप लगा रहे हो वापस, पहले आप पॉल्यूशन कर रहे हो, फिर जो पैसा आपको आया उसमें से पॉल्यूशन को घटाने के पैसे लगा रहे हो, फिर आपने कमाया क्या? इससे बढ़िया आप पॉल्यूशन करो ही मत। पॉल्यूशन नहीं करोगे, बाद में खर्च भी नहीं करना पड़ेगा पॉल्यूशन कंट्रोल करने में, पैसे ज्यादा बचेंगे। तो आप ग्रीन जीएनपी बनाओ, आप ग्रीन जीएनपी प्रोड्यूस करो, बिना पॉल्यूशन करे प्रोडक्शन करे। ओके, चलो, तो आप क्या देख रहे हो? गुड न्यूज कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन समाप्त, न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होने वाला है। 6 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा। अब कोई बोरियत नहीं है, बोरियत अगर लग भी रही थी ना तो उसको लगने मत देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो शुरू होगा वो होगा प्रैक्टिकल। देखो मैंने कहा था आपको, बार बार बोला था कि इनकम एक्सपेंडिचर वैल्यूएबल, वो मेथड थे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखो यहाँ प्रैक्टिकल वाले मैंने अलग फॉर्मूला बनाए हैं, सीओई में क्या जोड़ना है, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या जोड़ना है, अलग अलग कंपोनेंट बना रखे हैं, मिक्स इनकम में क्या आएगा, फिर जोड़ के नेशनल इनकम नहीं लेगी, वो सब कुछ बना रखा है। ये जो अब जो मेथड पढ़ाऊंगा वो प्रैक्टिकल सॉल्व कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल के तरीके से बताऊंगा, पहले थ्योरी के तरीके से बताए थे क्योंकि तब थ्योरी थी। तो जो चीज जैसे उसको वैसा रहने दो ना, क्यों मॉडिफिकेशन करनी? मॉडिफिकेशन करो बट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। के कंसेप्ट के अब न्यूमेरिकल्स करने हैं तो मैंने मॉडिफिकेशन करी है, यहाँ बनती है मॉडिफिकेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बच्चे को एक सुंदर तरीके से, आसान तरीके से बना हुआ हलवा चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूं तो वो हलवा आपको मैंने बना दिया, आप सिर्फ खाओ। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है नेक्स्ट क्लास में शुरू हो जाएगा दोस्तों। आज की क्लास में हमने सारा थ्योरेटिकल पोर्शन समाप्त कर लिया है। अब जो बचा है न्यूमेरिकल पोर्शन बचा, उसका असाइनमेंट बचा। न्यूमेरिकल में क्या करेंगे सुनिए। सबसे पहले पढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। इस पे 6 मार्क का न्यूमेरिकल आता है क्योंकि, और उस पे कम से कम 10-12 क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा था 16, 17, 18 टाइप्स करा दूंगा, उसके बाद चाहे 100 क्वेश्चन करो चाहे 200 करो, सारे हो जाएंगे। तो
तो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चन करेंगे हम, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्लास एक और होगी, उसमें होगा वैल्यू एडेड मेथड यानी प्रोडक्शन मेथड, उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कराऊंगा 5-7 टाइप। तो टोटल 18-19 टाइप होने के बाद आपके बाकी न्यूमेरिकल आप करते रहोगे। करेक्ट है? तो इंटरेस्टिंग क्लास होगी नेक्स्ट वाली, बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूं मैं, और आप भी वेट करो। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन को बिल्कुल अच्छे से कर लो, फिर शुरू करेंगे न्यूमेरिकल क्लास नेक्स्ट क्लास से। डन? ओके, थैंक यू बच्चों।